तो जेतरू बहन और नाना साहब काजरेकर जो इनके थे वो गांव-गांव गए और गांव-गांव जाके इन्होंने लोगों को कहा कि भाई आप निकल के आएंगे तो कल पुर्तगाली बाहर, नहीं निकल के आएंगे तो जिंदगी भर आपकी छाती पे। तो लोग गांव में से निकल के आए। उससे पहले एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक मूवमेंट चलाई थी जिसमें ट्राइबल्स को इकट्ठा करके उन्होंने 30-32 गांव लिबरेट कर लिए थे। लेकिन जब ये कैप्टन पीछे जा रहा था ना तो इनकी भिड़ंत हो गई ट्राइबल्स लेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी एंड द कैप्टन, इनकी भिड़ंत हुई। और ये लोग तो ट्राइबल्स के ऊपर इतने अत्याचार करते थे, इतना अन्याय करते थे कि उनको इंसान ही नहीं समझते थे, उनको तो डंगर समझते थे, जानवर समझते थे ये लोग। इसने कहा सीधा मशीन गन लगाओ 3 और फायर करो, जितने मर जाएंगे मर जाएंगे। तो नदी के उस तरफ ट्राइबल, इस तरफ पुर्तगाली रिट्रीट करते हुए उन्होंने 3 मशीन गनों से उन पर फायर किया और उनके पता नहीं कितने लोग मर गए। तो वो लोग डिमोरलाइज होके कम्युनिस्ट पार्टी की जो लीडरशिप थी वो तो पीछे हट गई और ये जो थे अपने अपने गांव में चले गए। अब उनको दोबारा उम्मीद मिली, फिर कोई इनके खिलाफ खड़ा हुआ, फिर लड़ेंगे। वो अपने घर से निकल के आए और उनका एडवांटेज ये था कि वो लोकल है, उनको पता है कि इसमें अगर गोली कहाँ से गोली चलनी है। वो पेड़ों पे चढ़ गए, वो चर्च के ऊपर चढ़ गए, चर्च के स्पायर पे चढ़ गए, साथ की बिल्डिंगों पे चढ़ गए और चारों तरफ से इन्होंने गोलियां बरसानी शुरू करी उनके ऊपर दूसरे दिन की लड़ाई में। तब वो कैप्टन को लगा कि अब अपने लिए सही नहीं है, क्योंकि उसकी भी एम्यूनिशन खत्म हो रही है, वो चारों तरफ से सराउंडेड है। इनको डर है हमारी एम्यूनिशन खत्म हो गई तो वो हमें मार देगा। उसको डर है कि अगर मेरी एम्यूनिशन खत्म हो गई तो जिन पे हमने इतने बरस अत्याचार किया है वो अगर अंदर आ गए तो मारेंगे नहीं, हमारे हाथ पांव काट के टुकड़े टुकड़े करके मारेंगे। तो एक स्टेलमेट हो गया और इस दौरान दमन के गवर्नर ने भारत की सरकार से स्पेनिश एम्बेसी के थ्रू बात की कि भाई आप पूरा इलाका ले लो लेकिन हमारे आदमियों को छोड़ दो। तो एक मीडिएटर आया, उसकी भी अलग कहानी है कि एक स्मगलर था जिसको मीडिएटर बनाया गया, क्योंकि दोनों साइड को, पुलिस वालों को भी जानता था और ट्राइबल्स को भी जानता था। उसने बीच बचाव किया और फिदाल्दो और इसके जो लोग थे ये 11 अगस्त 1954 को हटकर भारतीय टेरिटरी में जाके इंडिया को सरेंडर हो गए और वो पूरा इलाका इंडिपेंडेंट हो गया। दिस इज द होल स्टोरी। दिस हैपेंड ऑन 11th of August 1954 एंड कहानी इतनी लंबी है, किताब 70,000 शब्दों की है, लेकिन ये पूरा एक्शन जो है ये हुआ मार्च 1954 से लेके और अगस्त 1954 के बीच में। उसके बाद क्या हुआ सर? भारत में विलीन हो गया? नहीं हुआ ना, दैट इज अ बिगर स्टोरी देन दिस, कि वो विलीन नहीं हुआ। क्योंकि जैसे ही ये सब हो गया 15 अगस्त 1954 को वहां पे आज़ादी का जश्न मनाया गया, एक बहुत बड़ी परेड हुई, सैल्यूट लिया गया और उस दिन डिक्लेयर किया गया कि भाई जितने गाँव के पंच है, 72 गांव के सरपंच है, वो सबने मिलकर एक वरिष्ठ पंचायत का गठन किया, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि भाई आप हमें विलीन कर लीजिए, पुर्तगाली यहाँ से जा चुके हैं। नेहरू जी ने मना कर दिया। क्यों? वही पुरानी कहानी कि नेटो बीच में आ जाएगा, वो जो उनका डर था नेटो वाला। बाद में इट वॉज प्रूव टू बी टोटली रॉन्ग, लेकिन उस डर के कारण या और क्या कारण था पता नहीं, उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे। अब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, पुर्तगाली चले गए, इंडियन आ नहीं रहे, करेंगे क्या? तो ये हिस्ट्री की एक ऐसी चीज है जो बताने जा रहा हूं, जो इस पुस्तक से पहले मुझे भी पता नहीं थी और किसी को भी पता नहीं, जिन लोगों से मैंने पूछा कि 1954 से लेके जब आजाद हुआ ये 1961 में जब ये फाइनली विलीनीकरण हुआ, तब तक दादरा नगर हवेली एक देश था। इट वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ये जो वरिष्ठ पंचायत थी, इनके सरपंचों ने सरपंचों ने जो वरिष्ठ पंचायत बनाई थी उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हुआ, जो पहले विश्वनाथ लवांदे जी थे, फिर आज़ाद गोमांतक दल के कोई थे। ये साल भर चला, उसके बाद उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स खुद के आ गए, या मोरारजी भाई देसाई ने भी रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स को कंसल्टेंट के रूप में भेजना शुरू कर दिया इनफॉर्मली उनके पास। इन लोगों ने देश चलाया हो 7 साल तक। उस दौरान उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स भी किए, जो जमींदारों ने ज़मीनें ट्राइबल से छीनी थी वो वापस भी करवाई, स्कूल बनाए, रोड बनाए, हॉस्पिटल बनाए, सब कुछ किया उन्होंने वहाँ पे। वो देश चला। तो उन दिनों इन 7 सालों तक हमारे देश में 3 देश थे, भारत देश, पुर्तगाली जिसको वो अपना देश कहते थे, और फ्री स्टेट ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, जिसकी अपनी करेंसी, अपना पोस्टल सिस्टम, अपना पुलिस सिस्टम, सब कुछ अपना था। करेंसी भी अपनी थी, सब कुछ अपना था। वो भारत की करेंसी को यूज करते थे, वो उसको यूज करते थे वो। ये हुआ। तो अब इस जो 72 गांव की लड़ाई है, इसका नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है? नेशनल इंपॉर्टेंस भारत की आज़ादी में कैसे इसका रोल हुआ? रोल ये हुआ कि जैसे ही इसको आज़ाद कराया गया और 1954 में फ्री स्टेट बनी, पुर्तगालियों ने भारत सरकार को कहा कि दमन से हमें फौज भेजने दीजिए, अपने देश के 35 किलोमीटर क्रॉस करके। मैंने बोला ना वो लैंडलॉक्ड एरिया है, वहाँ से फौज भेजने दीजिए, वो फौज आएगी और इनको ख़त्म करके ले जाएगी। भारत सरकार ने मर्सीफुली उसका साथ नहीं दिया और ये कहा कि ये भारतीय नहीं है, ये तो वहीं के लोगों ने एक उठाव किया है और आप लोगों को इनको भगाया है, तो अब इनके बारे में हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो दोज पीपल वेंट टू वर्ल्ड कोर्ट एंड
इन द वर्ल्ड कोर्ट उन्होंने एक केस डाला कि हमें ये परमिशन दी जाए, क्योंकि ये पुर्तगाल का हिस्सा है, दादरा नगर हवेली पुर्तगाल है जिस पर हमला किया गया है, इसलिए हमारी फौज को भेजने का हमें अधिकार है। अब इस केस को इन लड़कों ने, पूना वालों ने वर्ल्ड कोर्ट में लड़ा, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MC सेतलवाद जी थे, बहुत बड़े जूरिस्ट थे, उनको डिप्यूट किया। लेकिन इन लोगों ने सबने ढूंढकर पेशवा दफ्तर से कागज निकलवाए, जिससे ये प्रूव हुआ कि पेशवाओं से जिनसे इन्होंने ये गांव लिए थे, उसकी अलग कहानी है, जो गांव लिए थे ये उन्होंने उनको गिफ्ट नहीं किए थे, उनको केवल वहां पर रेवेन्यू इकट्ठा करने का अधिकार दिया था। इस आधार पर 1954 में जो केस चला, उसका 1961 में वर्ल्ड कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये इंडिया इज राइट कि इस उनको कोई अधिकार नहीं है अपनी सेना भेजने का, इसको खाली करने के लिए, इसको खाली करवाने के लिए। और उस वर्ल्ड कोर्ट के जजमेंट के बाद अगस्त 1961 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ, 10वां। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू हुए थे, वहीं आके खत्म हो रहा है पूरा का पूरा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जिसके द्वारा इसको भारत में विलीन कर लिया गया। और इस दौरान एक और चेंज हुआ कि दादरा नगर हवेली में फौज भेजने के लिए पुर्तगाल नेटो के सब देशों के पास गया, और उन देशों ने इसका सपोर्ट करने की बात तो की, लेकिन इसको एक्चुअली सपोर्ट नहीं किया। तो भारत सरकार को पता चल गया कि नेटो कुछ करने वाला नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अगस्त 1961 में तो इसका विलीनीकरण किया, और दिसंबर 1961 में अपनी फौज गोवा दमन दीव भेजी, और गोवा दमन दीव को भी अपने अंदर ले लिया। अब इस दादरा नगर हवेली का जो ये राजाभाऊ वाकणकर और इन सब लोगों का जो प्रभाकर सिनारे, विश्वनाथ लवांदे, सुधीर फड़के, नाना काजरेकर, इन लोगों का जो योगदान है वो ये है, अगर वो ये ना करते तो शायद गोवा भी ना होता 1961 में। आज तक हम 5 प्रदेश पुर्तगालियों के अंदर ही शायद पाते, कोई और तरीका नहीं था उनको निकाल देगा। तो इट्स अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन। और सबसे बड़ी बात कुणाल इसकी, ये लोग जैसे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही वापस चले गए। किसी ने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, कोई सत्ता नहीं ली, किसी प्रकार का अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया। हम तो अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए सेवा करते हैं, तो पहले हम मेवा चाहते हैं। आजकल के जो कल्चर है, मैं सबके लिए नहीं कहता, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे होते हैं। इन्होंने कुछ नहीं लिया, ये अपनी अपनी जिंदगी में वापस चले गए। बल्कि इन्होंने फ्रीडम फाइटर पेंशन लेने से मना कर दिया। मैं जब प्रभाकर सिनारी जी से पुनः गोवा मिलने गया था उनकी कहानी जानने के लिए, मैंने उनको जब पहली बार फ़ोन किया तो ही टोल्ड मी, आई हैव डन माई ड्यूटी टू द नेशन एंड आई सी नो रीज़न टू टॉक अबाउट इट। मतलब ये स्पिरिट में लोगों ने काम किया हुआ है। वाह। ये इस तरह से पूरा विलीनीकरण हुआ। एक छोटी सी बात बिफोर वी गेट ओवर, विच इज़ दैट जब विलीनीकरण होना था तो भारत की तरफ से तो भारत के प्रधानमंत्री थे, वो किसी को भी डिप्यूट कर सकते थे साइन करने के लिए। अब उस वरिष्ठ पंचायत की तरफ से साइन करे तो कौन? कोई इंसान ही नहीं था, कोई ऐसा वो ऑफिशियल बॉडी तो थी नहीं। तो सब्सिक्वेंटली वो इलीगलिटी हो जाती। तो उसको लीगल करने के लिए एक KG बदलानी IAS ऑफिसर थे, उनको भेजा गया वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। उस वरिष्ठ पंचायत ने उनको फ्री स्टेट ऑफ दादरा नगर हवेली का प्रधानमंत्री चुना। आज शाम को प्रधानमंत्री चुना, अगले दिन उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, सरेंडर किया और रिजाइन कर दिया। एक दिन के लिए वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उस एक दिन के लिए नेहरू जी और बदलानी जी, इनका स्टेटस एक था। वो एक देश के प्रधानमंत्री थे, ये दूसरे देश के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद ये साइन हुआ, और तब से अब खैर दादरा नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी है भारत की, और बहुत अच्छी तरह तरक्की कर रही है।